हेलो गाइज। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन में स्वागत करता हूं। गाइज, आज पाठचर्या के आधार में मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार और राजनीतिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्ययन करते हुए अपने पहले पॉइंट मनोवैज्ञानिक आधार की ओर बढ़ते हैं। क्लास 6 से पार्ट 2 है। मनोवैज्ञानिक आधार में क्या होता है? इसमें जो होता है कि वर्तमान समय में जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक का महत्व बढ़ता जा रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान ही बताता है कि प्रत्येक बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हम पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और इस पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार में भी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आती हैं। इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षित किया जाना चाहिए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के ज्ञान के अभाव में बालक एक सी व नीरस शिक्षा प्राप्त करते रहते वह अपना अपना सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो उनका विकास सर्वांगीण विकास होना हो, विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में न रख कर अगर शिक्षा दी जाती है बालकों को, तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, या एक ही प्रकार की शिक्षा को निरंतर देते रहना भी बालक के लिए नीरस हो जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश के परिणाम स्वरूप अब बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाने लगा है। पाठ्यक्रम का निर्धारण जो है बालक को केंद्र मानकर ही किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक आधार में जो बताया गया है कि मनोविज्ञान की वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो है मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है, कि मनोविज्ञान के द्वारा ही बालक केंद्रित पाठचर्या का निर्माण किया जाता है और बालक के रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम को बनाया जाता है और उसके अनुरूप बालक के अनुरूप ही लागू किया जाता है। बालक की जो पाठ्यक्रम होता है, पाठचर्या होती है, बालक के रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार ही को ध्यान में रख कर बनाया जाता है या निर्माण किया जाता है। बालक की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बालक को विभिन्न प्रकार की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नहीं तो बालक जो होगा एक सी और विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में ना रखते हुए भी ज्ञान को दिया जाएगा तो बालक जो होगा पढ़ने या शिक्षा लेने में रुचि प्रदान नहीं करेगा। इसीलिए मनोवैज्ञानिक आधार में बताया गया कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हो, और जो पाठ्यक्रम हो उसका निर्माण जो होना चाहिए बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार बनाया जाना चाहिए। दूसरा है हमारा सामाजिक आधार, सोशोलॉजिकल बेसिस। इसमें जो बताया गया है मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। जो मानव स्वभाव के द्वारा ही जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी कहलाता है। अगर मानव जो है समाज में जैसा व्यवहार करेगा उसी के अनुरूप ही उसको समाज में उसी व्यवहार के नाम से जाना जाएगा। उनका जन्म होता है, जन्म तथा विकास समाज में होता है। मनुष्य जैसा व्यवहार करेगा, जैसा स्वभाव करेगा, उसका जन्म और विकास उस समाज में होगा, वैसा ही होगा। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक प्राणी बनता है, और शिक्षा के माध्यम से समाज में उत्पन्न समस्याओं के निदान और उसका निराकरण में सहयोग प्रदान करता है, और समाज में समायोजन की क्षमता उसमें विकसित होती है कि समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह शिक्षा के माध्यम से ही उसमें विकास होता है। और समाज शिक्षा के लिए आधार प्रस्तुत करता है।
जो समाज होता है शिक्षा के लिए आधार प्रस्तुत करता है। जो समाज के द्वारा ही शिक्षा जो है शिक्षा का आधार बनता है और उसका आधार को ही प्रस्तुत किया जाता है शिक्षा का। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज और शिक्षा जो है एक दूसरे से क्या है संबंधित है, आगे उनका गहरा संबंध है। जो शिक्षा और समाज जो है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनकी एक कल्पना नहीं की जा सकती है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र के द्वारा ही समाज के बारे में समाजशास्त्र के बारे द्वारा ही सामाजिक विज्ञान में हम सीखते हैं समाज कैसा होना चाहिए और समाज की समस्याएं क्या होती हैं, उसका निदान कैसे होना चाहिए, एक सामाजिक विज्ञान में हम सीखते हैं। जो कि समाजशास्त्री सिद्धांतों को एवं शिक्षा की समग्र प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देता है। जो समाजशास्त्री सिद्धांत होते हैं शिक्षा की और जो शिक्षा की समग्र प्रक्रिया होती है उसे व्यवहारिक रूप में, मतलब व्यवहार के माध्यम से आसानी भाषा में व्यवहारिक रूप में प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, क्रियाएं, शिक्षालय, संगठन, विधियाँ तथा मूल्यांकन संबंधित सभी सम्मिलित होते हैं। जो सामाजिक आधार होता है उसमें ये सभी क्रियाएं जो होती हैं, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, क्रियाएं जो होती हैं, शिक्षालय, संगठन होते हैं, ये विधियाँ तथा मूल्यांकन सभी सम्मिलित होती हैं। ओटोवे के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसकी विधि और इसके लक्ष्य समाज विशेष की मान्यताओं के अनुसार तय होते हैं। ओटोवे ने कहा कि शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जो इसके माध्यम से इसकी विधि और इसके लक्ष्यों को समाज विशेष की मान्यताओं के अनुसार तय होते हैं। जो इसके विधि जो होती है, विधियाँ जो होती हैं या इसके लक्ष्य जो होते हैं, समाज को ध्यान में रखते हुए इसके मान्यताओं को तय किया जाता है, उनके अनुसार ही तय की जाती हैं। जॉन डेवी के अनुसार जॉन डेवी ने कहा कि सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार माना जाता है। जो सामाजिक चेतना होती है उसको शैक्षिक विकास के आधार, शिक्षा का विकास हो ऐसा आधार माना जाता है सामाजिक चेतना को। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा एवं समाजशास्त्र के मध्य गहरा संबंध है। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को प्रभावित तत्व प्रदान करता है। तो समाजशास्त्र हो जो होता है शिक्षा शास्त्र को प्रभावित करता है। समाज के द्वारा ही शिक्षा प्रभावित होते है और शिक्षा के द्वारा ही क्या समाज प्रभावित होता है। इसका कारण है कि समाज शास्त्र में शिक्षा के सामाजिक प्रभाव तथा मनुष्यों के जीवन में उनकी गतिशीलता का अध्ययन भी किया जाना चाहिए या किया जाता है। समाज शास्त्र जो है शिक्षा शास्त्र को प्रभावित करता है और जो शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र को प्रभावित करता है। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब इनका संबंध जो है गहरा है। समाज शास्त्र में शिक्षा के सभी सामाजिक प्रभावों तथा मनुष्य के जीवन में उनकी गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। जो समाज शास्त्र में शिक्षा के जो सामाजिक प्रभाव होते हैं और मनुष्य के जीवन में जो उनकी गतिशीलता होती है और समाज शास्त्र में अध्ययन करते हैं कौन कौन सी क्रियाएं मनुष्य ने की, वो सब। सांस्कृतिक का आधार क्या होता है, इसमें जो होता है कि समाज की जैसी संस्कृति होती है उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जहाँ की संस्कृति में धर्म तथा आध्यात्मिक भावना प्रधान होती है वहाँ पर शिक्षा शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल देती है। यदि समाज की संस्कृति का स्वरूप भौतिक होता है तो शिक्षा द्वारा भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। इसमें कहा गया है सांस्कृतिक आधार में कि जैसे समाज की जैसे संस्कृति होगी उसी के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अगर समाज में संस्कृति का अभाव है तो समाज में शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा सकता, ना ही उसके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त
किया जा सकता है। जहाँ की संस्कृति में धर्म तथा आध्यात्मिक भावना प्रधान होती है, वहाँ पर शिक्षा जो है शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल देती है। इसमें सांस्कृतिक आधार में बताया गया है कि जहाँ की संस्कृति में धर्म और आध्यात्मिक भावना प्रधान होती है, कि भावना होती है, वहाँ पर शिक्षा पर के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल देती है। इस समाज जो होता है, जो धर्म और आध्यात्मिक भावना पर प्रधान होती है, की भावना पर विश्वास रखते हैं, उसमें वहाँ के लोग शिक्षा शास्त्र मूल्यों की प्राप्ति पर अधिक बल देते हैं, अधिक ध्यान देते हैं। या समाज की संस्कृति का स्वरूप भौतिक होता तो शिक्षा द्वारा भौतिक उद्देश्यों का प्राप्ति का प्रयास भी किया जाता। इसमें कहा गया है कि समाज की संस्कृति जैसे अगर का स्वरूप जो भौतिक होता, नेचुरल होता, तो शिक्षा के उद्देश्य भी क्या होते, भौतिक होते, और भौतिक उद्देश्यों की प्राप्त करने पर बल दिया जाता है, प्रयास किया जाता है। जिस समाज की कोई संस्कृति नहीं होती है, उसकी शिक्षा का स्वरूप भी अनिश्चित होता है। या समाज की कोई संस्कृति नहीं होगी, कोई सभ्यता नहीं होगी, तो उसकी शिक्षा का स्वरूप भी क्या होगा, अनिश्चित होगा, या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जिस समाज में कोई संस्कृति नहीं होती, हमने ये बता चुके हैं। संस्कृति के द्वारा उसके समाज की शैक्षिक प्रक्रियाएं जैसे प्राप्त सीमा तक प्रभावित होती है। समाज में अगर संस्कृत के द्वारा ही समाज में अगर संस्कृत होगी, तो संस्कृत के द्वारा ही समाज क्या होगा, शैक्षिक प्रक्रिया समाज प्रयास सीमा में प्रभावित होगी। जो समाज की जो भी शैक्षिक उद्देश्य होंगे, शैक्षिक प्रक्रियाएं होंगी, समाज की संस्कृत के द्वारा प्रभावित होंगी। संस्कृत के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, विद्यालय अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण होता है। सांस्कृतिक आधार में बताया गया कि जो शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, बालक और विद्यालय और अनुशासन होता है, वो संस्कृत के स्वरूप का निर्धारण जो करते हैं संस्कृत करती है। और संस्कृत कहाँ से होती है, समाज से ही बनती है। इसके द्वारा शिक्षा की सभी उद्देश्यों का निर्धारण संस्कृत के द्वारा होता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी संस्कृत अत्यंत प्रभावित करती है। जो शिक्षा के पाठ्यक्रम होते हैं, उनको भी संस्कृति भी क्या होती है, अत्यंत प्रभावित करती है। क्योंकि समाज की संस्कृति शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करती है। क्योंकि समाज की संस्कृति जो होती है, शिक्षा के सभी उद्देश्यों का निर्माण करती है या उनका निर्धारण करती है, और पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। अगर संस्कृत और समाज के उद्देश्यों और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो पाठ्यक्रम ही क्या है, इन उद्देश्यों की प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति पर ही आधारित होता है। जो पाठ्यक्रम होता है समाज की संस्कृति के आधार पर ही बना होता है। राजनीतिक आधार जो होता है, इसमें कहा गया है कि अगर समाज में प्रजातंत्र होगा, तो वहाँ पर अपने विचार जो होंगे स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अगर राज्य तंत्र होगा, तो वहाँ पर अधिकार तो मिलेंगे, लेकिन अपने विचारों को स्वतंत्र व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं होती है। ऐसी शासन व्यवस्थाएं जो होती है व्यक्ति के लिए केवल साधन होता है, लेकिन तथा राज्य की सत्ता जो होती है, राज्य के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, वो सर्वोपरि होता है। तो राजनीति के आधार में कहा गया है कि पाठचर्या का निर्धारण जो होता है, जो निर्माण होता है, निर्धारण होता है, तो व्यक्ति तथा राज्य के बीच संबंध पर भी निर्भर करता है। जो पाठचर्या का निर्धारण जो होता है, व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, उन्हीं पर निर्भर होता है, ऐसा राजनीतिक आधार में बताया गया है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें, अगर प्रजातंत्र राज्य है, तो इसमें व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसमें बताया गया है राजनीतिक आधार में कि अगर समाज में प्रजातंत्र राज्य है, तो व्यक्ति को वो आधार मिले हैं कि जो व्यक्ति अपने पूर्ण रूप से लागू कर सकता है, या अपने पूर्ण रूप से कहीं पर दिखा सकता है, कहीं पर
लागू कर सकता है। मान लो अपने विचार को व्यक्त करना है तो वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रजा में के सामने व्यक्त कर सकता है और कह सकता है कि ये चीज़ गलत है या चीज़ सही है। तो प्रजातंत्र शिक्षा के उद्देश्य भी इसीलिए होते हैं। जो प्रजातंत्र होता है, राज होता है, सत्ता होती है, उसमें शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं लचीले बनाए जाते हैं कि समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहे या उसमें समय पर बदलते रहें। क्या उसमें चेंज होना है क्या नहीं चेंज होना है उसका निर्धारण भी समय समय पर बदलता रहता है। इसके अलावा सर्वाधिकार संपन्न राज्य में व्यक्ति को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। ऐसे शासन व्यवस्थाएं व्यक्ति के लिए केवल साधन होती हैं तथा राज्य की सत्ता सत्ता जो होती है सर्वोपरि होती है। इसके अलावा जो बताया गया है कि सर्वाधिकार संपन्न राज्य जिसमें सभी अधिकारों से संपन्न राज्य होता है या उसमें जो होता है उसमें तो व्यक्ति को अभिव्यक्त अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। ऐसे शासन जो व्यवस्थाएं जो होती हैं ऐसे शासन जो व्यवस्थाएं या व्यवस्थाएं जो होती हैं व्यक्ति के लिए के साधन के रूप में ही प्रयोग कर सकता है और उसका पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकता, अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है। तथा राज्य की सत्ता जो होती है सर्वोपरि मानी जाती है। जो राज्य की सत्ता जो कहेगा वही आपको व्यक्ति को करना होता है। राजनीतिक शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति की रुचियों, योग्यताओं, प्रवृत्तियों और की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आधार में बताया गया कि राजनीतिक शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति की रुचियों, योग्यताओं और प्रवृत्तियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें चाहे व्यक्ति कुछ भी करे उनकी योग्यताओं ना उनकी रुचियों को ध्यान दिया जाता है ना ही उनकी कृतियों या जो भी कार्य के उनके उसके बारे में ध्यान नहीं जाता है, उनकी योग्यताओं के बारे में भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी शिक्षा सिद्धांत बोध का साधन बन जाती है। ज्ञान तो होता है लेकिन जो बोध होता है शिक्षा सिद्धांत द्वारा वो एक साधन बनकर ही रह जाता है जिसमें राज्य के आदर्शों का प्रचार करने के लिए स्कूलों की किताबों को पुनः लिखा जाता है। इसमें ऐसा बहुत साधन बन जाता है जिसमें अगर राज्य चाहे तो राज्य के आदर्शों का प्रचार करने के लिए स्कूलों की किताबों को पुनः लिखा जाता है कि राज्य के शासन के आदर्श क्या थे, उनको प्रचार करने के लिए स्कूल की किताबें पुनः छपवा दी गई जिससे कि राज्य के अधिकार को स्थिर बनाया जा सकते हैं। राज्य के अधिकार को स्थिर बनाया जाए मतलब उसको पूर्ण रूप से उसी व्यवस्था में लागू रखा जाए। इस प्रकार पाठचर्या का निर्धारण में राजनीतिक विचारधारा की भूमिका मुख्य होती है। इसलिए जो है इस प्रकार की पाठचर्या का निर्धारण करने में राजनीतिक विचारधारा की भूमिका मुख्य रूप से होती है और पूर्ण रूप से लागू किया जाता है राजनीतिक आधार में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी क्लासेस पर डे अपलोड होती हैं और चलाई जाती हैं। अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। अगली क्लास जो होगी 7th होगी और ज्ञान के विषय में विश्वास के बारे में पढ़ेंगे। क्या ज्ञान की परिभाषा है, क्या महत्व है, क्या लाभ है, विश्वास का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है आदि के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।